नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पहाड़े। कैवेलर इंडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के PYQs, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो किस तरह से आपको डील करना है एग्ज़ाम में, वो हम यहाँ वन बाय वन देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था सेक्युलरिज्म। द वर्ड सेक्युलरिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया था। तो पहले तो आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, राइट। उसमें भी कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना। जैसे 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो बहुत बार पूछा जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था और इस पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए थे। तो ये अमेंडमेंट के ऊपर भी एक बार पूछते हैं बहुत बार। बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको पता होना, राइट, इमरजेंसी के बाद में किए हुआ। बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये ऐसे कुछ कुछ सिलेक्टेड अमेंडमेंट्स है जो आपको तो पता ही होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा पता कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर हो। सो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि सेक्युलरिज्म ये जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से, कब, कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया था। तो पहले तो आपको पता होना कि बेसिक जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर सेक्युलरिज्म शब्द वर्ड मेंशन नहीं था। तो ये भी आगे जाके क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा वर्ड ऑलरेडी मेंशन था। तो सेक्युलरिज्म मेंशन था क्या? नहीं था, हमने वो बाद में ऐड किया। और जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐड करनी पड़ती है तो हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होता है। सो द सेक्युलरिज्म वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आपको याद रखना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म, ये जो था। और इसको मैंने ऑलरेडी बताया कि इसको क्या बोलते हैं हम, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो 1976 में किए गए थे। अब इसके अंदर बहुत सारे वर्ड हमने किए थे, सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। तो ये वर्ड्स के भी मीनिंग आपको पूछते हैं कि सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होगा, सोशलिज्म का मीनिंग क्या होगा, ये सब पता होना। इसके अलावा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये भी एक फेवरेट है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सो अप्रोच क्या रखना है आपको एग्जाम में जाते हुए कि क्या पढ़ना है ना। आपको बहुत सारा सिलेबस है और सिलेक्टेड अगर आपको पढ़ना रहा तो फिर आपके लिए PYQ जो होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको प्रॉपर डायरेक्शन देने का काम करेंगे। समझ जाओ। सो फर्स्ट क्वेश्चन याद रखना, सेक्युलरिज्म के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने ऐड किया था। देखिए, अब अगला था 2 प्रोविजन हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताए थे जो डील्स करते हैं जुडिशियल रिव्यू ये कैरेक्टर के साथ। द 2 प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मस्ट क्लियरली एक्सप्रेस जुडिशियल रिव्यू के रिलेटेड कौन से 2 आर्टिकल्स आपको पूछे, राइट। तो यहाँ पे आपको बेसिक वापस से अप्रोच सेम रहेगा। हमें क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो यहाँ पे आर्टिकल 21 एक मेंशन है, आर्टिकल 446 मेंशन है, अब आर्टिकल 32 मेंशन है, राइट। सो कभी भी याद रखना, आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट 2 आर्टिकल जो जुडिशियल रिव्यू से डील करते हैं वो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ये कभी मत बोलना। देखिए, आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि अगर एक कोई तो भी सिटीजन है इंडिया का, ओके, एक इंडिया का सिटीजन है और उसके फंडामेंटल राइट कोई छीनना चाहता है तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जा सकता है। तो आर्टिकल 32 का यूज़ करके वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, राइट है। और एक ऑप्शन अवेलेबल है, अगर उसे लगता है कि उसे हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 का यूज़ करके वो हाई कोर्ट जा सकता है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो 32 और 226 जो आर्टिकल मेंशन है, ये स्पेसिफिकली डील करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू, अगर आपका फंडामेंटल राइट, अगर आपकी स्टेट छीनना चाहे, कोई आपसे लेना चाहे, तो वो केस में 32 और 226 के अंदर आप 32 में सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, 226 में हाई कोर्ट जाओगे। सो बाकी फिर आपको बाकी आर्टिकल्स भी पता होना, जो ऑप्शन में बाकी ऑप्शंस होते हैं ना, वो भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या है। जैसे आर्टिकल 17 होता है, वो अनटचेबिलिटी के रिलेटेड होता है ना। फिर आर्टिकल 143 है, ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है कि सिलेक्टेड केस में सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस लेते, वो रिलेटेड होता है।
आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के रिलेटेड होता है। सो बाकी आर्टिकल्स भी आपको थोड़े थोड़े पता होना चाहिए, या ऑप्शन में से आप देख सकते हो, जिससे नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो उनका भी रेफरेंस लिया जा सकता है, राइट। सो हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल कौन था, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। देखिए, इमरजेंसी के रिलेटेड पूछा था। इंडिया के अंदर बेसिकली आप देखते हो 3 टाइप्स की इमरजेंसी हम डिक्लेयर करते हैं, राइट। एक होता है अपना नेशनल इमरजेंसी, एक होता है स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, और थर्ड होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपको ये 3 इमरजेंसी पता होना विद आर्टिकल। देखिए, जो नेशनल इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी आता है आर्टिकल 352 के अंदर। एक आता है स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, जो आता है आर्टिकल 356 के अंदर। और एक आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आता है आर्टिकल 360 के अंदर। तो ये 4 का गैप है, आपको याद रखना रहा तो ईजी करेंगे आपको याद रखने के लिए। तो पहला तो आता है कि ये जो तीनों इमरजेंसी है वो डिक्लेयर कौन करता है। एक हरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सब टाइप की इमरजेंसी डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इमरजेंसी डिक्लेयर करने का पावर है। तो हमें पूछा है कि एन इमरजेंसी अंडर 352, यानी कि इनडायरेक्टली वो हमसे किस बारे में पूछ रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने हमें डायरेक्ट बताया गया कि नेशनल इमरजेंसी का क्वेश्चन है, नहीं, उन्होंने हमें आर्टिकल बताया कि हम आर्टिकल 352 बता रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और अगर हमें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है तो कौन से कंडीशंस या कौन से ग्राउंड्स होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो बेसिस के ऊपर हमारे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते। तो यहाँ पे देखिए 3 इंपॉर्टेंट होते। पहला ऑप्शन है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये ग्राउंड है क्या, एक्चुअली ये ग्राउंड हुआ करता था पहले 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले, ये भी एक ग्राउंड हुआ करता था हमारा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का ग्राउंड। बट हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस किससे कर दिया, आर्म रिबेलियन वर्ड से। समझ रहे हो, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं आएगा। सेकेंड देखिए, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, ये वर्ड्स आता है, समझ रहे हो। 44th अमेंडमेंट के पहले ये 3 ग्राउंड थे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। बट हमने 44th अमेंडमेंट से हमने क्या किया, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म रिबेलियन रिप्लेस किया। इसलिए एट प्रेजेंट वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, ये 3 ग्राउंड से हमारे इमरजेंसी डिक्लेयर करने के। सो बी ऑप्शन राइट आएगा। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वापस से। देखिए, 44th अमेंडमेंट हमने देखा, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आते हैं, राइट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको ध्यान रखते हुए क्या चीज़ें याद रखना है। सो यहाँ पे आपको क्या क्या पता चला, एक तो नेशनल इमरजेंसी क्या है वो पता चला है, फिर कौन से आर्टिकल के अंदर नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आपको पता चला है। कौन तीनों टाइप की इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, ये आपको पता चला है। और वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। फिर एक क्वेश्चन आपसे आता है कि हमारे पास कौन सी इमरजेंसी कितने टाइम्स डिक्लेयर की है। तो आपको अगर किसी को पता होगा कि इंडिया में अब तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार डिक्लेयर की है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और सेम फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इंडिया में अब तक कितनी बार डिक्लेयर की है, ये 2 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और एक कमेंट बॉक्स में बताइए आपके लिए कि नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप मल्टीपल टाइम से इमरजेंसी लगा रहे हो, है ना, एक पर्टिकुलर कंडीशन में लगाया जाता है। तो इंडिया में अब तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार डिक्लेयर हुई है, और इंडिया में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार डिक्लेयर हुई है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो याद रख लेना, ये देखना और ये कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना, राइट। सो समझ जाओ। तो आर्टिकल 352 हमने यहाँ पे देखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। देखें, 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किससे डील करता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं, राइट है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, समझ हो। जैसे पार्ट 11 होता है, पार्ट 11 हमारा काय के रिलेटेड होता है, सेंटर और स्टेट के रिलेटेड होता है, उनका रिलेशन बताता है। तो पार्ट 11 यानी कि क्या होता है, कभी भी रिलेशनशिप 1:1 होता है किसी का भी, राइट है। तो सेंटर का स्टेट का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, 1:1 वाला। तो पार्ट 11 क्या बता रहा हमारा, सेंटर स्टेट रिलेशन के रिलेटेड। पार्ट 12 होता है, आपको पूछते हैं कि पार्ट 12 किसके रिलेटेड है, तो 12 को आप ऐसा लिख सकते हो 1:2,
और ये हमारा रुपीज़ का सिंबल है, तो पार्ट 12 हमारा फाइनेंस के रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल प्रोविजन। सो एक कुछ ट्रिक्स आप आपके लेवल के ऊपर बना सकते हो जिससे आप एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाओ। सो हमें यहाँ पे पूछा था कि शेड्यूल के बारे में, 4th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ से डील कर रहा है, राइट। अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं, तो ये याद रखना, जो राज्यसभा में सीट होती है उसके रिलेटेड, अलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में अलग अलग सीट होती है उसके रिलेटेड हमारा 4th शेड्यूल डील करता है। अब देखोगे ना, आप अगर यूएसए में जाते हो तो यूएसए में भी हर एक जगह पे अपर हाउस है, हमें राज्यसभा यानी कि हमारा अपर हाउस, राज्यसभा हम अपर हाउस से बोलते हैं। तो यूएसए में भी 2 हाउस है, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। तो यूएसए में अगर आप जाते हो ना, तो हर एक अपर हाउस में एक स्टेट में से 2 ही सीट अलॉट होती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप देखते हो तो अपर हाउस की जो सीट होती है काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा में, वो स्टेट के हिसाब से वेरिएशन आता है। जैसा आप देखोगे कि महाराष्ट्र में अगर देखते हो राज्यसभा की सीट्स, तो महाराष्ट्र में आपको 19 सीट दिखेंगी अपर हाउस राज्यसभा में। अगर आप यूपी देखते हो तो यूपी के अंदर 31 सीट्स वगैरह दिखेंगे। तो ये वेरिएशन आपको दिखेगा, डिपेंड्स क्या करता है पॉपुलेशन के ऊपर, वो स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है वो प्रपोर्शन में राज्यसभा में उनकी सीट रिफ्लेक्ट होती है। तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रख लीजिए कि आपको 4th शेड्यूल का क्वेश्चन आया है। तो अगला क्वेश्चन आ सकता है कि हर एक स्टेट के अंदर राज्यसभा की एटलीस्ट एक सीट है या नहीं, राइट। या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हर एक यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा का एक सीट तो होता ही है। तो ये क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, याद रखो। देखिए, यूनियन टेरिटरी हमारे पास 8 टाइप की यूनियन टेरिटरी है, तो सब यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा का सीट नहीं है, सिलेक्टेड यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा का सीट है। तो ऐसे यानी कि क्वेश्चन से क्वेश्चन फ्रेम होना जो बोलते हैं ना, वो ये होता है। लोकसभा की सीट आपको हर एक यूटी में मिलेगा, राइट है, छोटा यूटी हो बड़ा यूटी हो, बट मेन डील्स करता है राज्यसभा का सीट। राज्यसभा का सीट कोई यूनियन टेरिटरी में नहीं है, राइट। सो मेन आपको याद रखना है 4th शेड्यूल का के रिलेटेड है जो क्वेश्चन था, अलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा, राइट। तो आपको इससे क्या अप्रोच आ रहा है, इससे आपको अप्रोच ये समझ रहा है कि क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें अलग अलग शेड्यूल्स जो है उसका बेसिक तो भी पता होना कि कौन से शेड्यूल्स में क्या मेंशन है, कौन से पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी चीज़ें मेंशन है। और तीसरा आता है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में क्या मेंशन है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या है उसमें क्या मेंशन है, समझो। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमने कौन सी केस में इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन माना जाता है अब तक, राइट है। ये डॉक्ट्रिन हमने 1973 में ऐड किया था। अब पहले तो क्वेश्चन आता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचा होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, एक मूलभूत कुछ तो भी प्रिंसिपल होता है, ढांचा होता है, जिसे कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट के पास कितनी भी मेजोरिटी आ जाए, आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये गाइडलाइन दिया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और उसके रिलेटेड केस आपको देखना रहा तो केशवानंद भारती केस ये आपको पता होना चाहिए, राइट है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में अलग अलग चीज़ें आती है कि सेक्युलरिज्म इंडिया के अंदर है, तो हमने देखा ऑलरेडी पहला क्वेश्चन में कि सेक्युलरिज्म वर्ड हमने 1976 में ऐड किया था बाद में 42nd अमेंडमेंट से। सो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं वगैरह के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, उसके रिलेटेड जजमेंट कौन सी है, वो क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है, समझो। केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 डील्स विद द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज सिस्टम अंडर पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ। देखिए, हमने क्या किया था, पंचायत राज सिस्टम अडॉप्ट किया था, राइट है। उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और एक आता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इससे हमने पंचायत राज सिस्टम, ये हमने ग्रामीण पंचायत और ये अर्बन लोकल बॉडी, इसके रिलेटेड पंचायत राज सिस्टम लाया था। तो कौन कौन से स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं होती है पूछा है,
तो ये याद रख लीजिए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ये आप कुछ कीवर्ड से भी कर सकते, नी, में, मी, ऐसे ये 3 स्टेट है जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सो इसका राइट ऑप्शन है सी वाला। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो अगला टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में मेंशन है। ओके, सो इन्होंने पूछा है कि ये जो ऑप्शन दिए है इनमें से क्या फंडामेंटल राइट नहीं है। आपको कीवर्ड का ध्यान रखना है, नॉट पूछा है एग्जाम में, यह गलती नहीं करना है क्या पूछा है ना। एग्जाम में टाइम कम होता है, हम थोड़े स्पीड में होते हैं तो गलती करते हैं, तो नहीं पूछा है। तो देखो पहले राइट टू एजुकेशन, आपने अगर पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक, तो राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A के अंदर। तो राइट टू एजुकेशन तो मेंशन है, तो हमारे ऑप्शन में 1 तो नहीं आने वाला है। तो 1 नहीं आने वाला तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली 2 ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन ये हमारा फंडामेंटल राइट है। उन्होंने पूछा है कि फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है। सेकेंड देखते, राइट टू वर्क। राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमने आर्टिकल 41 के अंदर मेंशन किया हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। समझो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह आर्टिकल 41 के अंदर मेंशन किया गया एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो बी आपका ऑप्शन डेफिनेटली आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखते हो तो यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ भी दिया है, सेकंड ऑप्शन यहाँ भी दिया है, तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब देखिए, आपको थर्ड ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट 4 पे जा सकते, क्योंकि आपको इन दोनों में से ही देखना है। ठीक है, तो भी देखते हो। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर 19 सब क्लॉज सी। 19 सब क्लॉज सी के अंदर आप एसोसिएशन बनाना, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। लास्ट आता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट आता है 19 के अंदर, 19 सब क्लॉज जी के आसपास। तो ये सब फंडामेंटल राइट हमारे पास मेंशन है। सिर्फ राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आता है, सी ऑप्शन, ओनली 2, कि ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करते, स्टेट को गाइड करते कि उन्होंने पॉलिसी बनाते हुए कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक, तो एक तो याद रख लीजिए, बेसिक क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट के रिलेटेड। तो पढ़ाई करते हुए इतना याद रखना, फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन कौन से यानी कौन से आर्टिकल में क्या क्या, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, 7 शेड्यूल हो गया। वापस से शेड्यूल के ऊपर सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे, हमने 4th शेड्यूल देखा था। 4th शेड्यूल में राज्यसभा के सीट से रिलेटेड हमने प्रोविजन देखा। अभी हमें पूछा है कि 7 शेड्यूल क्या डील करता है। तो 7 शेड्यूल याद रख लीजिए, हमारे पास 3 टाइप की लिस्ट है। एक आता है आपकी यूनियन लिस्ट, एक आता है आपका स्टेट लिस्ट, एक आता है आपका कंकरेंट लिस्ट। इसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है, वो रिलेटेड है। अभी क्या है एक्चुअली समझ लीजिए। देखिए, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमने फेडरलिज्म प्रिंसिपल यूज़ किया है, तो हमारे पास क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है। ये 2 का टाइप की गवर्नमेंट हमारे पास है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है और क्वेश्चन आता है कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कौन लॉ बना सकता है। तो याद रखो, कुछ कुछ सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में होते हैं जिसके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। जी, कुछ स्टेट सब्जेक्ट होते हैं जैसे पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, हेल्थ हो गया, ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। और एक कंकरेंट लिस्ट आता है, ये कंकरेंट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है, तो दोनों के पास इसकी पावर होती है। तो हमें बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो 3 टाइप की लिस्ट हमने मेंशन की है, ये हमने कौन से शेड्यूल में मेंशन किया है। तो आपको क्या आना चाहिए, 7 शेड्यूल आना चाहिए। समझ लीजिए, तो शेड्यूल के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कौन थे, इसमें क्या क्या मेंशन है, तो 7 शेड्यूल का ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। अब आर्टिकल 368 आपको पता होना। देखिए, आर्टिकल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे, जितना आपका आर्टिकल अच्छा रहेगा उतना आपको इजी जाएंगी ये चीज़ें।
तो हमने पूछा यहाँ पे आर्टिकल 368 जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सी चीज़ को डील करता है? ओके, पहला द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ टाइम के हिसाब से बदलती है ना, तो वो सस्टेन रहती है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको पता था कि अगर हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे तो फिर ये टिक नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने आर्टिकल क्या ऐड किया था? आर्टिकल 368। और ये आर्टिकल क्या बोलता है कि आप आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। और पार्लियामेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना रहा तो उनको 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये मेजोरिटी बाद में देखेंगे हम, बट इतना याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के रिलेटेड स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होता है। सो आपको पूछा था कि आर्टिकल 368 क्या है, तो यहाँ पे दिख रहा है अमेंडमेंट पावर। अमेंड करना यानी कि कोई चीज़ को चेंज करना, तो अमेंड पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी पिछले क्वेश्चन में देखा था। आर्टिकल 360 आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी देखा था। ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह ये भी नहीं, तो वापस से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में जाते हुए आपको आर्टिकल्स पता होना चाहिए, राइट है। सो ये हमारा था ऑप्शन ए 9th क्वेश्चन का। 10th क्वेश्चन, which among the following is not the basic feature of Indian Constitution? अब यहाँ पे वापस से क्वेश्चन सेम देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने पहला क्वेश्चन देखा बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमने देखा 1973 में केशवानंद भारती केस ने हमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी थी। अब यहाँ पे अलग एक क्वेश्चन बना है कि कौन सी चीज़, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट पूछा है। तो गड़बड़ यहाँ नहीं करना है एग्जाम में जाते हुए। हमने नॉट तो पढ़ा ही नहीं और बाद में एग्जाम दिए पर हमें रिकॉल हो रहा है कि जो इम्पोर्टेंट नॉट था या समझ ले कीवर्ड से जो हमने मिस कर दिए और उसकी वजह से हमें एक एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स का लॉस हो गया, गड़बड़ हो गया, तो वो चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ बेसिक पूछा था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बेसिक फीचर क्या नहीं है? पहला फंडामेंटल राइट्स, सेकेंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, थर्ड फेडरलिज्म और फोर्थ है यह। सो फोर्थ इसका ऑप्शन है। तो आपको क्या पता होना, देखिए बेसिक फीचर ऐसे है कि जो चीज़ें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में होना बहुत ज़रूरी है, जो पार्लियामेंट उनको निकाल नहीं सकती। तो फंडामेंटल राइट्स मेंशन है पार्ट 3 के अंदर। फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए या एक डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी पार्लियामेंट कितने भी मेजोरिटी से हो, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को कभी निकाल नहीं सकती कॉन्स्टिट्यूशन से। सो फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में डेफिनेट आएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यहाँ पर भी आएगा। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। हमारे पास 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक होते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एक होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और ये जो 3 होते हैं ना, इनके अंदर सेपरेशन होता है। सेपरेशन यानी कि इनकी काम की बॉर्डर फिक्स होती है कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग करना, लॉ बनाने का पावर जो हमारी पार्लियामेंट होती है ना, तो लॉ मेकिंग पावर होता है लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव का पावर होता है इम्प्लीमेंट करने का, जो लॉ इम्प्लीमेंट करने का पावर होता है वह इम्प्लीमेंट करने का पावर होता है एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी चेक करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ चल रहा है या नहीं। तो इन तीनों के अंदर सेपरेशन होना काम का बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल करने लग जाए या लेजिस्लेचर जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल करने लग जाए तो जो उनका इंडिपेंडेंस है वह चला जाएगा। तो इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविज़न है। फेडरलिज्म भी मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर के रिलेटेड है, मल्टीपल एक्ट बनाने के पावर के रिलेटेड है। तो ये भी यानी कि अलग अलग आपके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है हर एक लेवल पे। सेंट्रल लेवल के ऊपर पार्लियामेंट है, स्टेट लेवल के ऊपर आपका स्टेट गवर्नमेंट है। तो फेडरलिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या देखना है कि जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, जब हम केशवानंद भारती
केस के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है और कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है, राइट। ऐसा क्वेश्चन आपको पता होगा। सो 10 क्वेश्चन हुआ है। हाँ, यहाँ पे आपको देखना कि 14 अक्टूबर से एक न्यू बैच वगैरह स्टार्ट होने वाला है, और ये क्रैश कोर्स का बैच है। ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल रहने वाला है। ड्यूरेशन इसका 3 मंथ का ड्यूरेशन है। सो आप डेफिनेटली इसको गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। वापस इधर नॉट पूछा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या क्या कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि सिटीजन की देश के प्रति कुछ ड्यूटी होती है, वो होती है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, हमने वो बाद में ऐड किया है, राइट। हमने देखा आर्टिकल 368 जो होता है, 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के रिलेटेड होता है। तो हमने हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में ऐड की है, राइट है। टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ओरिजिनल यानी कि पहली बार हमने 10 ऐड किया था, और फिर 1 इज इक्वल टू टोटल 11। ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी था वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था, और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया था, जो एजुकेशन रिलेटेड होता है 0 से 6 साल तक का। सो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हमारी 11। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो वापस आपको पता होना चाहिए ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड की है और कौन सी नहीं है। तो पहला देखो, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये तो फर्स्ट ड्यूटी है हमारा कि हमने हमारे नेशनल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करना है, हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट करना है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हर एक सिटीजन का ये कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करे, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करे। तो डेफिनेटली पहला तो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा। अगला था टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट बस होगा, पब्लिक पार्क होगा, जो भी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रहा है पब्लिक के लिए, उसे हमें क्या करना है, सेफगार्ड करना है, उसे डैमेज नहीं पहुंचाना है। ये भी हमारी एक तरह की फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे देश के प्रति। सो ये भी राइट है। टू प्रोटेक्ट द सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। सोवेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी देश की प्रोटेक्ट करके रखना, ये भी हर एक सिटीजन का ड्यूटी है। सो 3 भी है। सो 1 2 3 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ऑफकोर्स ऑप्शन क्या आने वाला है, 4। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, राइट। सो वापस से क्या याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है। फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था, हमने वो बाद में ऐड किया। तो फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड की है। टोटल 11 फंडामेंटल हमारी ड्यूटी है। तो 11 टोटल आपको ड्यूटी याद होना चाहिए, जिससे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा है कौन सा नहीं है, तो वो आपको वो टाइम पे डील करते आना चाहिए। समझ लो, फंडामेंटल ड्यूटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वापस से हम पहला क्वेश्चन देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। हमने देखा कि अमेंडमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते, उसके अंदर हमने सिलेक्टेड अमेंडमेंट देखा था, तो 73rd भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पूछा आपको कि 73rd अमेंडमेंट में कौन सी चीज़ें बेसिक फीचर हमारे हमने ऐड किया या कौन सी चीज़ें हमने ऐड की है, और मल्टीपल ऑप्शन वाला स्टेटमेंट है। देखो पहला, प्रोवाइड फॉर द 3 tier स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायत राज, ये हमारा 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया है। हमारे वहाँ पे 3 tier स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया है, एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो पहला तो ऑप्शन राइट है।
तो अगर पहला ऑप्शन राइट आ रहा है तो आपका ये 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है क्योंकि वो इजी जाने वाला है। आपको श्योर शॉट पता है कि आपको 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है। एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो हम बोलते हैं विलेज लेवल के ऊपर, एक इंटरमीडिएट लेवल एक होता है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। ये 3 टियर स्ट्रक्चर हमने गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है। ये 73rd से किया है, तो 73rd से 3 टियर किया है, तो आप याद रख लेना ये राइट है। तो पहला राइट है यानी कि पहला ऑप्शन राइट है, तो ये और ये तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाते। सेकेंड, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमन इन ऑल द 3 टियर। यानी कि ये जो हम 3 टियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे SC के रिलेटेड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमन इनके रिलेटेड हमने क्या किया है, रिजर्वेशन का क्या किया है, प्रोविज़न किया है। ये भी स्टेटमेंट राइट है, तो ये भी राइट है, हमारे पास रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। तो सेकेंड है। अब यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी तो एलिमिनेशन का सवाल ही नहीं। 3 भी इधर इधर कॉमन है, तो 3 नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, पर ठीक है हम देखते हैं। इलेक्शन टू द पंचायत अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, बराबर है। देखिए यहाँ पे आपको घुमा सकते हैं, यहाँ पे आपको बोल देंगे अगली बार नेशनल इलेक्शन कमीशन या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, जो आपका CEC होता है ना वो। पर याद रखना जो हमारी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है उनका इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। हमारे पास इलेक्शन कमीशन सेंट्रल लेवल के ऊपर भी है, जिसे हम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन CEC, और एक स्टेट लेवल के ऊपर भी होता है स्टेट इलेक्शन कमीशनर। तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, सेंट्रल लेवल के ऊपर जो अलग अलग हो गया, जैसा लोकसभा का इलेक्शन हो गया, राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, विधानसभा का इलेक्शन हो गया, विधान परिषद का इलेक्शन हो गया, ये इलेक्शन करवाना। बट अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, जो 3 टियर गवर्नमेंट हमने देखा ना यहाँ पे, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया था, उनका इलेक्शन कंडक्ट कराना। सो थर्ड ऑप्शन भी राइट है। और चौथा था इंट्रोडक्शन ऑफ द 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा ये नहीं था, 11th शेड्यूल हमने ऐड किया था, वैसा देख सकता हूँ, जो अलग अलग प्रोविजन के रिलेटेड है, समझ जाओ। सो मेन क्वेश्चन आपको कैसा डील करना है वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं कि पंचायत राज सिस्टम आपको पता होना है, ठीक है। हमने 11th शेड्यूल ऐड किया था, फिर 11th शेड्यूल में कौन कौन सी पावर है, कौन कौन सी दी हुई है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ऑल ऑफ द अबव आता है इधर। सो किसकी पावर क्या है ये आपको पता होना। सो 73rd अमेंडमेंट रिलेटेड टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, हमने 3 टियर गवर्नमेंट एडॉप्ट किया था, और वो उसके अंदर रिजर्वेशन प्रोविजन कैसा है, किस किस के रिलेटेड रिजर्वेशन है, ये चीज़ें पता होना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। वापस इधर आपको करेक्ट पूछा है, तो यहाँ आप ध्यान रखना करेक्ट के ऊपर जाना है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड एवरी ईयर। अब यहाँ पे कॉमन देखिए ना, हर साल अगर हम राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर हम इलेक्ट कर रहे, चेंज कर रहे, तो कितना यानी कि सर्टेनिटी रहेगा कि गवर्नमेंट प्रिंसिपल में नहीं रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन तो आप डिलीट कर सकते हो। हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस देखेंगे हमें, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, राइट है। लोकसभा हमारा लोअर हाउस होता है, राज्यसभा हमारा अपर हाउस होता है, और इनके जो चेयरमैन होते हैं इनको बोला जाता है स्पीकर, और इनको बोला जाता है चेयरमैन। तो ये हर साल हम अपॉइंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इनका टेन्योर यानी कि हर साल अपॉइंट करना है तो लॉजिक ही नहीं बनता है। सो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। तो राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो 5 years के लिए होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिया है। थर्ड देखते, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड फॉर 6 years। अभी 6 year तो नहीं है, इतना पता होना, यहाँ पे 5 साल, ठीक है। अगला देखो, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है, कभी भी याद रखना। आर्टिकल 64 हमें बताता है कि इंडिया के जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, ये आर्टिकल 64 बताता है, राइट है। तो उनका टेन्योर ऐसा फिक्स नहीं है, जब तक वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन, यानी कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का मीनिंग क्या हो रहा है कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन का मीनिंग हो रहा है कि जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर रहेंगे तब तक वो इंडिया के क्या रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे या चेयरमैन रहेंगे, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन रहेंगे। जब उनका वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट चला जाता है तो वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे। तो आपको बेसिक पूछा था कि क्या करेक्ट है, तो याद रखना आर्टिकल 64 याद रखिए, जो डील करता है राज्यसभा के
चेयरमैन जो होते हैं वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, या वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। ये रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको दोनों होना नहीं कि लोकसभा में क्या है, लोकसभा में स्पीकर बोला जाता है, फिर स्पीकर का ड्यूरेशन कितना होता है, पढ़ाई करते हुए आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर राज्यसभा है, राज्यसभा में फिर उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको चेयरमैन बोला जाता है। फिर मनी बिल के रिलेटेड किसके पास कितनी पावर है, आपका लोकसभा मनी बिल के रिलेटेड पावरफुल है या राज्यसभा पावरफुल है, ऐसे कुछ सिलेक्टेड चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was not, right? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नॉट पूछा है, was not a member of the drafting committee of the Constitution of India। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसके अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी हमने बनाया था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था। तो हमें पूछा है कि उसके मेंबर कौन नहीं है। यहाँ पे रखना, अंबेडकर जी तो उसके चेयरमैन थे, के एम मुंशी जी भी थे, अय्यर साहब भी थे, गांधी जी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो ये आपको कुछ कुछ चीज़ें जो आपको डायरेक्टली पता होना कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके रिलेटेड अलग अलग हमने कमेटीज़ बनाई थी, कौन सी कमेटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम पे थी और उसके चेयरमैन कौन कौन है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पता होना चाहिए आपको प्रिपरेशन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। वापस से आपको क्या पूछा है, फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड और नॉट पूछा है, राइट है। और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। अब पहला था, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्या किया है दो चीज़ों में, एक आपकी फंडामेंटल ड्यूटी के ऑप्शन दो दिए और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के दो ऑप्शन दिए। देखो पहला होता है आपके आइडियल्स इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल, इससे हमें इंस्पिरेशन लेना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये ऑप्शन आप कट कर सकते। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। वापस देखते हैं। टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अब ये अगर आप थर्ड ऑप्शन देखते हो तो ये आर्टिकल 46 में मेंशन है, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सो 3 आना चाहिए आपके ऑप्शन में, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है वो डील्स करता है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल 46 नंबर का बताता है कि हमें एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, जो भी हमारे सोसाइटी में वीकर सेक्शन है उनका, राइट। और लास्ट ऑप्शन टू प्रोटेक्ट ऑल मोनूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट और नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 49 के अंदर। सो देखिए जो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। हमने देखा हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 11 टाइप की फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है वो फंडामेंटल ड्यूटी के रिलेटेड है, बट जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रिलेटेड है। आपको क्या पूछा है कि फंडामेंटल हमारी ड्यूटी कौन सी नहीं है, सो इनडायरेक्टली हमारा थर्ड फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए, यानी कि हमारा ये राइट बैठता है। समझ लो क्या, अब यहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही है, यह आ रहा है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी पता है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है उसके रिलेटेड आइडिया है। समझो फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर ये पता होंगे तो आप क्वेश्चन को प्रॉपरली डील कर सकते हो। समझ रहे हो चीज़ें। नो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट सीटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन पार्लियामेंट में हम क्या करते हैं, जॉइंट सीटिंग कंडक्ट कराते हैं, राइट है। दोनों हाउस का अगर किसी बिल के रिलेटेड एग्रीमेंट नहीं होता है या उनके अंदर डिस्प्यूट हो जाता है तो इंडिया में क्या किया जाता है, जॉइंट सीटिंग होता है। उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जॉइंट सीटिंग कौन कंडक्ट कराता है या इसका चेयरमैन कौन होता है। सो हम देखते हैं, देखिए जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू, जॉइंट सीटिंग कब होता है, राइट है। पहले तो आपको पता होना कि जॉइंट सीटिंग कहाँ होता है, तो आर्टिकल 108 आर्टिकल जो है वो जॉइंट सीटिंग के रिलेटेड है। इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट सीटिंग 108 में आता है। नो, जॉइंट सीटिंग कब करते हैं, इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। एडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं है। पास अ बिल ऑन विच द टू हाउस डिसएग्री, हमारे पास दो हाउस है पार्लियामेंट के, अगर दो हाउस के अंदर अगर एग्रीमेंट नहीं हो रहा है कोई चीज़ की वजह से, दोनों हाउस का ओपिनियन अलग जा रहा है, तो वो केस में हमारे पास लोकसभा है, हमारे पास राज्यसभा है। अगर लोकसभा और राज्यसभा का कोई पर्टिकुलर बिल में सहमति नहीं हो रहा है, उनका डिफरेंट ओपिनियन बन रहा है, तो वो केस में हम क्या करते हैं, 108 के अंदर जॉइंट सिटिंग कंडक्ट कराते हैं। बट याद रखना, जो हमारा मनी बिल होता है आर्टिकल 110 के अंदर, मनी बिल के रिलेटेड जॉइंट सिटिंग हम नहीं ले सकते हैं। और सेकेंड होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हमने ऑलरेडी आर्टिकल देखा, आर्टिकल 368, यहाँ पे आपको जॉइंट सिटिंग नहीं लेते आता। तो आप जॉइंट सिटिंग कहाँ लेते हो, एक आपका ऑर्डिनरी बिल हो गया और एक फाइनेंस बिल हो गया। फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 में आते, दो टाइप के फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल को जॉइंट सिटिंग अलाउड है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं है। तो अगर दो हाउस का डिसएग्रीमेंट हो रहा है कोई चीज़ के ऊपर, तो वो केस में आप क्या करते हो, जॉइंट सिटिंग कंडक्ट कराते हो। वो रिलेटेड क्वेश्चन था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इश्यू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। देखिए, हम इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कौन से केस में डिक्लेयर किया जाता है। वापस से हमने इमरजेंसी देखा था 3 टाइप की, नेशनल इमरजेंसी देखा था 352 में, फिर 356 में स्टेट इमरजेंसी देखा था। तो 3 टाइप की इमरजेंसी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो यह पूछा था, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं होता है। ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इन हिज ओन डिस्क्रिप्शन, नहीं है। ओन डिस्क्रिशनरी पावर, हमारे पास जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, तो वो खुद के डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर सकते। व्हेन द डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट इशू सच प्रोक्लेमेशन, ये राइट ऑप्शन है। जब हमारी कैबिनेट रिटर्न में प्रेसिडेंट को बोलती है कि हमें इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है। तो मेन क्या है, ये आपकी कैबिनेट है, ये रिटर्न में प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि हमें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, और फिर आर्टिकल 352 के अंतर्गत हमारे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। सबको ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्राउंड्स के ऊपर नेशनल इमरजेंसी या कौन से कंडीशन में डिक्लेयर किया जा रहा है, कि कैबिनेट के रिटर्न परमिशन के बाद प्रेसिडेंट खुद होकर, नेशनल इमरजेंसी डिस्क्रिशनरी पावर है क्या उनकी, तो डिस्क्रिशनरी पावर तो नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये रिलेटेड क्वेश्चन था कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के रिलेटेड कौन से आर्टिकल राइट है। So right is available to citizen as well as aliens. Second, it covers the protection against the arbitrary executive legislative action. Third, it includes the right to life with human dignity. And fourth, it can taken away according to the procedure established by law. हमारे आर्टिकल 21 के रिलेटेड पूछा था। ओके, तो ये इसके अंदर सब चीज़ आती है। राइट टू लाइफ हम जब देखते हैं ऑल ऑफ द वो, राइट टू लाइफ आपका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करते हैं। राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डिग्निफाइड लाइफ भी आता है, आप डिग्निटी के साथ आपका लाइफ एंजॉय कर पाओ, ये भी इस आर्टिकल में आता है। सो सबसे ब्रॉडली अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसको इंटरप्रेट किया गया कोई आर्टिकल होगा, तो हमारा आर्टिकल कौन सा है, 21 है, जिसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे कि क्या है राइट टू लाइफ आर्टिकल, उसके रिलेटेड क्या है। तो ये सब ऑप्शन आपको राइट बताएगा, राइट, ठीक है। इसके अलावा ये फैकल्टी आपको, अगर आप यहाँ कोर्स ज्वाइन करते हो तो अलग अलग फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे गाइडेंस करने मिलेगा आपके एग्ज़ाम रिलेटेड। यहाँ पे हमारा अप्रोच सिंपल अप्रोच रहेगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बड़ा सिलेबस होता है हर एग्ज़ाम का। सो टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर हम टारगेट रखते हैं, PYQ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसका डेफिनेटली हमें बेनिफिट होता है हमारे एग्जाम्स में, और एलिमिनेशन मेथड्स वगैरह का भी हमें यूज़ होता है, राइट। सो हम ये PYQ की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।